नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में मोदी एट द रेट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की प्रमुख शक्ति बनने जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की साख विश्व भर में बेहतर बनी है और उनके कुशल नेतृत्व में भारत आने वाले समय में विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनेगा। यह विचार प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी विषय पर आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही समर्थ राष्ट्र रहा है, परंतु इसे 600 वर्ष शक, चोल, मंगोल, मुगल तथा अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणियों ने जमकर लूटा और हमारी संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान परंपरा को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु भारत फिर भी विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के जन कल्याण एवं विकास के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। आजादी के बाद भी धारा 370 को हटाने में हमें 73 साल लग गए और भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण करने में 600 साल लग गए। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही निर्णय अपने आप में ऐतिहासिक हैं और यह सब मोदी है तो मुमकिन है से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। यूएनओ ने भी हिंदी को 7वीं भाषा के रूप में मान्यता दी है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का सार्थक परिणाम है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल एवं कुल सचिव डॉक्टर रितु सिंह ने प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। वह कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको 8 साल लगभग एज प्रधानमंत्री हुए एंड वाई ही इज़ अनडिस्प्यूटेड, इस पर एक विचार गोष्ठी थी, तो उसी पर विचार विमर्श हुआ, सभी बच्चों के साथ बातचीत की और इसमें कोई शक नहीं कि जो देश का स्वाभिमान 1947 जब से देश आज़ाद हुआ, अगर रियलिटी में अगर स्वाभिमान बरकरार हुआ है तो वो इन 8 सालों में हुआ। 8 सालों में भारत का स्वाभिमान, भारत के पूजनीय, वंदनीय, सबसे श्रेष्ठ जो हम कहते हैं कि राम राज्य की कल्पना, ऐसे भगवान राम का मंदिर जो कि 600 साल से एक दास्तां की कहानी कहता था। आतंकी आया बाबर और उसने हमारा मंदिर तोड़ा और देश की आज़ादी के बाद भी हम उसको बना नहीं पाए। 2 वर्ष पहले उसका बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी जी के कारण ही हुआ, उन्हीं की ये जो सारी सोच थी। और फिर देश आज़ाद हुआ 1947 में। नवजात पाकिस्तान ने 78,000 वर्ग किलोमीटर जम्मू कश्मीर का उस पर कब्जा किया, आज भी कब्जा है। और रही सही कसर धारा 370, 2 वर्ष पहले मोदी जी की वजह से धारा 370 भी तोड़ी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और यूएनओ में हिंदी को 7वीं भाषा के रूप में मान्यता मिली। एंटी सैटेलाइट मिसाइल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस तरह के अनेक स्वाभिमानी काम माननीय मोदी जी के काल में हुए। और अब हम समझते हैं कि पीओके और सीओके वह दिन दूर नहीं जब वो वापस हम लेंगे। और इन्हीं वजह से हम ये कहते हैं कि मोदी इज़ अनडिस्प्यूटेड और मोदी है तो सब कुछ। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की 15वीं पुण्यतिथि पर उनके हांसी रोड पर स्थित निवास स्थान विजय निवास में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व शहर के प्रमुख गणमान्य नागरिकों ने उनके परिजनों के साथ हवन यज्ञ में आहुति दी और उन्हें याद किया। महापुरुषों के विचार आज भी प्रासंगिक है। स्वर्गीय बाबू बनारसी दास गुप्ता सदैव समाज के प्रेरक रहे। उनकी प्रेरणा से ही आज भिवानी शिक्षा का हब बनने को अग्रसर है। यह बात भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हांसी रोड स्थित उनके निवास स्थान विजय निवास पर आयोजित हवन यज्ञ के अवसर पर स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की अच्छी सोच के
के कारण ही उन्होंने सदैव देश हित में अपना योगदान दिया। बापूजी ने हमेशा सर्व समाज के प्रबुद्ध समाज सेवियों के साथ मिलकर समाज से पर्याप्त बुराइयों का न केवल विरोध किया बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए आजीवन प्रयासरत रहे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्त की 15वीं पुण्यतिथि पर हांसी रोड स्थित उनके निवास स्थान विजय निवास पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों, उनके सुपुत्र व बीडी गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना गुप्ता, स्वर्गीय बनारसी दास गुप्त के पौत्र प्रियांश गुप्ता एवं पौत्री आकृति गुप्ता ने आहुति डालकर स्वर्गीय गुप्ता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज बाबूजी की 15वीं पुण्यतिथि पे हम सब ने बैठ के पहले अपने कोठी पे हवन किया और हमने निर्णय किया कि जो बाबूजी के विचार हैं, जो उनके मार्गदर्शन है, उसी पे हम चलते हुए आगे कार्य करेंगे। बाबूजी का शिक्षा में बहुत ही योगदान रहा है, उसी के अंदर कार्यरत होते हुए हमने जैसे महिला शिक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं। अब हमने अभियान चलाया है कि पूरे भिवानी को हम जिले को साक्षर बनाएंगे, उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। उसकी शुरुआत पिछले साल कर दी थी और बहुत अच्छा वो कार्यक्रम चल रहा है। अगले 1 साल तक हम पूरे भिवानी को साक्षर बना देंगे। एक समय था जब देश गुलाम था और गुलाम और आज़ाद दोनों वक्त माननीय गुप्ता जी ने देखे हैं और ऐसा समय भी देखा है जब ये भिवानी एक गांव से भी छोटा था और उस वक्त प्रदेश में देश में ना किसी को ये पता था, कुछ एक घरों को छोड़ के कोई बिजली भी है, कहीं सरकार का फर्ज है पानी भी मिलेगा। ये आज़ादी से पहले की बात है। आज़ाद भारत भी उन्होंने देखा, पंजाब प्रदेश में जब हरियाणा था वो भी समय उन्होंने देखा और हरियाणा प्रांत अलग होने के बाद 2 बार प्रदेश की बागडोर बतौर मुख्यमंत्री भी उन्होंने संभाली। इस प्रकार के जो महापुरुष थे धीरे धीरे हमारे बीच से जाने लग रहे और उनके जो विचार थे, कई बार तो उनकी सोच केवल उनकी नहीं, उस वक्त के लोगों की भी यही सोच थी। उदाहरण के तौर पर बिजली कितनी महत्वपूर्ण है, पानी कितना महत्वपूर्ण है। घर में से अगर वो निकलते थे तो लाइट बंद कर देते थे, ज़रूरत एक बल्ब की है तो एक ही बल्ब जलाते थे। और आज के बच्चे तो दिन हो रात हो 10 लाइट हैं, 10 की 10 जलती रहेंगी, वो यूँ नहीं सोचते। पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन देश की संपदा जो ज़रूरत कहीं और पूरी हो सकती है वो वहाँ भी हो सकती थी। लेकिन वो जो विचार थे उस वक्त के उन महापुरुषों के, उनमें बनारसी दास गुप्ता जी भी एक थे। हमने उन बातों को फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। परमादरणीय श्री बनारसी दास जी गुप्त की 15वीं पुण्यतिथि है। उनको आज शारीरिक रूप से हमारे मध्य से गए हुए 15 वर्ष पूरे हो गए हैं, 16वां वर्ष चालू हो गया है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी भी हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और उनकी प्रेरणा सदैव हमारे पास बनी रहती है। और जितनी भी संस्थाओं काम संचालन कर रहे हैं, उन संस्थाओं के संचालन का जो मार्गदर्शन बाबूजी ने दिया था, रूप से भी हमारे मध्य उपस्थित थे, तो भी उनके साथ लगभग 21 वर्ष तक तब कार्य किया और 15 वर्ष उनके जाने के बाद हो गए। तो उनकी जो ऊर्जा मिलती रहती है वो एक अलग तरह की ऊर्जा है। गुप्ता जी की आज पुण्यतिथि है। गुप्ता जी जैसे आदमी हिंदुस्तान में कम ही होते हैं। उन्होंने जो किया समाज के हित के लिए किया। उन्होंने अग्रवाल का जो काम किया है तो देवीलाल जी से 400 एकड़ ज़मीन लेकर एक ऐसी नींव मजबूत कर दी। उनका एक अपना लक्ष्य था समाज की, आम आदमी की सेवा करना। उनका कोई पैसा कमाना नहीं था। एक बहुत ईमानदार ऐसे आदमी कम ही पैदा होते जो चीफ मिनिस्टर या अच्छे अच्छे पदों पर रह लिया। आज भी उनके पास कुछ नहीं है। उसका एक ही मेन कारण उनके समाज के प्रति सेवा थी, देश के प्रति सेवा थी। उनका एक उद्देश्य था कि किस प्रकार मैं हरियाणा को आगे लाऊँ। उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया। ऐसे आदमी बिरले कभी कभी जन्म लेते हैं। वैसे तो मंत्री बहुत रहते हैं, आए हैं, अब भी आएंगे, आते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर की कुछ खाली नहीं रहती। और बाबूजी की पुण्यतिथि है, जिसको भिवानी हमेशा एक स्वतंत्रता सेनानी के जो बलिदान और उनका
स्वतंत्रता में जो योगदान रहा उसको याद करते हुए आज बाबूजी की पुण्यतिथि मनाते हैं, जो कि भिवानी के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन भिवानी को ऊपर उठाने के लिए लगाया। आज आदरणीय श्री बनारसी दास की 15वीं पुण्यतिथि पर शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं। मैं सबकी तरफ से आदरणीय श्री बाबू बनारसी दास जी के चरणों में नमन करता हूँ। ऐसी महान हस्ती जिन्होंने सारा जीवन अपना समाज सेवा में लगाया, एक फ्रीडम फाइटर, बचपन से ही उनको देश की आज़ादी के लिए एक जुनून था और वे कई सालों तक जेलों में रहे। आज पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी की पुण्यतिथि है, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। उनके जो विचार हैं, जैसे अभी चौधरी धर्मवीर सिंह जी बता रहे थे, वो बड़े आज के समय में ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। और उन्होंने जो देश की, प्रदेश की और हमारे भिवानी ज़िले की उन्नति के लिए जो काम किया, जो जनता को ऊपर उठाने के लिए जो काम किए, उनको भी याद। परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्त जी, पूर्व मुख्य हरियाणा सरकार का जो निवारण दिवस मनाया गया, इस पर अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद हुए। खास रूप से मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूँ कि श्री बनारसी दास गुप्त एक व्यक्ति ना होकर के एक संस्था थे। उन्होंने जो शिक्षा जगत में जो क्रांति अपने समय में लाए, उसका हम अविस्मरणीय और अतुलनीय मानते हैं, क्योंकि आदर्श महाविद्यालय से पहले भिवानी के अंदर महिलाओं की शिक्षाओं पर, बच्चियों की शिक्षाओं पर किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं था। उन्होंने अलग से महिला महाविद्यालय खोला। उसके साथ साथ उन्होंने पूरे भिवानी शहर का ही नहीं, पूरे हरियाणा के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट और कार्य किए। इसमें मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो बिजली, पानी, सड़क जो कार्य उन्होंने किए, उनको कभी भी भिवानी वासी भुला नहीं सकते। और अंत में मैं कहता हूँ कि भिवानी वासियों के लिए वो एक भगवान के रूप में अवतरित हुए थे। बाबू बनारसी दास गुप्ता जी जो हमारे अग्रवाल समाज के प्रेरक रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यह पुण्यतिथि हमेशा बनती रहेगी। कुछ भाइयों के मन में संख्या है कि भाई ये फरीदाबाद रहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि पुण्यतिथि हमेशा मनाई जाएगी। सभी लोग बड़े उल्लास के साथ इसको मनाएंगे। और बाबू बनारसी दास गुप्ता अग्रवाल समाज के प्रेरक थे। मैं तो यह मानता हूँ, भगवान अग्रसेन के बाद बनारसी दास गुप्ता ने जितना अग्रवाल समाज को ऊपर उठाया, वो बहुत ही सराहनीय है। आज गुप्ता जी की पुण्यतिथि पे फूल चढ़ा है और मैं मानता हूँ कि बीडी गुप्ता जी एक बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ऐसे आयोजनों से जो युवा पीढ़ी उनको प्रेरणा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ईडी व सीबीआई का डर दिखाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं को कर रही है बीजेपी में शामिल। यह है कहना है आईएनएलडी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गोरा का। भिवानी पहुंचने पर उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि संतरी व मंत्री तक प्रत्येक लोग आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। सोमवार को भिवानी पहुंचे आईएनएलडी के जिला प्रधान ओम प्रकाश गोरा ने कहा कि बीजेपी ईडी व सीबीआई का डर दिखाकर कांग्रेस के स्वार्थी नेताओं को अपने में शामिल कर रही है, जिससे बीजेपी अब बीजेपी ना रहकर कांग्रेस बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आईएनएलडी के नेता ईडी या सीबीआई से खौफ खाने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के जिला कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के 6 सितंबर को आगमन को लेकर भिवानी व चरखी दादरी जिला के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।
बैठक में मुख्य तौर पर INLD के जिला प्रधान एवं पूर्व विधायक ओम प्रकाश गोरा पहुंचे, जिन्होंने बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी व हरियाणा सरकार पर एक के बाद एक कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। वहीं ओम प्रकाश गोरा ने बताया कि INLD जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। ओम प्रकाश गोरा ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी व जेजेपी गठबंधन सरकार हर तरह से फेल है। हरियाणा का हर संतरी से लेकर मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा है व पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी व भ्रष्टाचार हरियाणा में है, जिससे आम आदमी इस गूंगी बहरी सरकार से दुखी होकर इससे छुटकारा चाहता है। जिला स्तरीय पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है। यह मीटिंग माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 6 सितंबर को कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। उसी मीटिंग के संबंध में, उसकी तैयारी के संबंध में सभी पदाधिकारियों को यहाँ मीटिंग में आमंत्रित किया गया। तो प्रधान क्या कहेंगे, जिस प्रकार से पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, तो इनेलो की क्या रूपरेखा बनाओगे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो फैसला किया है इन पंचायत चुनाव के संबंध में, जिला परिषद का चुनाव पार्टी सिंबल पे लड़ेगी और दूसरे जो चुनाव है, चाहे वो BDC का हो, सरपंच का हो, मेंबर पंचायत का हो, वो सिंबल पर नहीं लड़ेगी। आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी पार्टी हर नेता को CBI और ED का भय दिखाकर अपनी तरफ करना चाहती है। जैसा कि कई विपक्षी पार्टियों नेताओं के अपने जो है ना बयान भी आ चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी ना ही CBI से और ना ही ED से किसी तरह का खौफ खाने वाले हैं। वो लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। उन्होंने इस तरह का संघर्ष किया भी है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की करतूतों के कारण माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी 10 साल की जेल काट के बाहर आ चुके हैं और फिर से संघर्ष में जनता की हितों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में। स्थानीय कोर्ट रोड पर स्थित गली नंबर 6 के नागरिकों ने पेयजल समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। इन नागरिकों ने बताया कि उनके द्वारा खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन अधीक्षक अभियंता को सौंपा। उल्लेखनीय है कि पीने के पानी की समस्या को लेकर कोर्ट रोड गली नंबर 6 क्षेत्रवासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। वहीं जब महिला क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से कोर्ट रोड की तरफ पीने का पानी नहीं आ रहा, जिससे कि हैंडपंप से पानी भरकर लाना पड़ता है और अगर हैंडपंप से पानी लेने जाएं तो सुबह का काम रुक जाता है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी इस समस्या को लेकर कई बार जन स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और अगर जल्द ही उन्हें पीने का पानी नहीं मिला तो ये लोग एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं जब महिला कृष्णा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अब की बार चाहे कोई पार्षद हो, विधायक हो या मंत्री हो, अगर पानी नहीं तो वोट भी नहीं। इस अवसर पर उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें पानी की समस्या से निजात दिलाया जाए। पानी किसी प्रकार का नहीं आ रहा सर, 2 महीने हो गए। कोर्ट रोड के ऊपर जो हैंडपंप लगे ना, वहाँ से पूरा पानी ढो रहे हैं घर पे, पूरा दिन ढोते रहते हैं। 2 महीने से इतनी समस्या आ रही है हमारे घर पे, बहुत ही समस्या आ रही है। घर पे हफ्ता बच्चे नहा नहीं रहे हैं, कपड़े धो नहीं रहे हैं, अच्छी तरह खाना नहीं बना रहे पानी की बगैर। सप्लाई का पानी चाहिए हमको। वहाँ से एक मटका लेते हैं, उसके क्या काम होता है? सप्लाई का पानी हर चीज़ में करते हैं हैंडल। हाँ, क्या मांग करते जी प्रशासन से? क्या मांग करते जी प्रशासन से? पानी की मांग कर रहे हैं सर, हमारी सुविधा करो पानी की। और सरकार नहीं मानती तो आपकी बातें मानना होगा सरकार को। सरकार हमारी तरफ से तो चल रही है, हमने सरकार बना रखी है। सरकार नहीं मानेगी तो हम रुक जाएंगे। जी, पानी नहीं आ रहा हमारी गली में, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हम रोड पे से पानी ले जाते हैं। एक सवेरे हो स्कूल का टाइम बच्चा का हो जाता है, एक हफ्ते कपड़े धोई बच्चे नुआई हो जाते हैं। इतना पानी कैसे ढोएंगे हम? बोल दे रहे किस प्रकार समस्या है जी? 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल समस्या है। मेरे घर तो बल्कि 99% मरीज है, जो कि मैं उसको संभालूँ या पानी भरूँ या क्या करूँ। मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 99% का मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है लेडीज़ का। पेयजल पाइपलाइन ठीक करने के लिए खोदे गए गड्ढे के कारण दुकानदारों व राहगीरों को
करना पड़ रहा है अनेक समस्याओं का सामना। यह कहना है जैन चौक स्थित लाल मस्जिद के आसपास के नागरिकों का। वहीं उन्होंने बताया कि वे इस बारे में विभाग अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या जो की तो बनी हुई है। आपको बता दें कि जैन चौक स्थित लाल मस्जिद के पास जन स्वास्थ्य विभाग का कारनामा साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 साल से पीने की पाइपलाइन को ठीक करने की बोलकर एक गड्ढा खोदा गया था, लेकिन अब वह गड्ढा 10 से 12 फुट का हो गया है। पीने का पानी और सीवर का पानी एक साथ इकट्ठा होकर घरों के नालों में जाता है। वहीं जब नजदीकी दुकानदारों से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह रोड दादरी गेट को जोड़ते हुए मेन रोड से मिलता है, लेकिन जब यह गड्ढा जन स्वास्थ्य विभाग ने खोदा था तब यह छोटा था, लेकिन इसके अंदर दलदल बनने के कारण आस पड़ोस की मिट्टी भी गिरने के कारण से यह 12 फुट का गहरा कुआं नजर आने लगा है, जिसमें कोई भी राहगीर वाहन चालक गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। कई बार जन स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में लिखित में शिकायत भी दी गई, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही यह सब गड्ढों को नहीं भरा गया तो ये वे एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। समस्या खड्डे का है सर, 1 साल से ऊपर हो गए। सीवर और पानी दोनों समस्याएं हैं, कोई सुनाई नहीं। प्रशासन को पूरे बोल दिया, डीसी साहब को दरखास्त दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो किस प्रकार का खड्डा है जी और क्या समस्या है इससे? ये पानी की पाइप लीकेज है। पानी की पाइप की वजह से सीवर लाइन इसकी धंस गई थी। करीब 1 साल से ऊपर इसको टाइम हो गया गड्ढे को, और 2 महीने से ये हाल है जो अब हो रखा है। तो कितना गहरा गड्ढा है? ये कम से कम 10 बाई 10 का तो चौड़ा है और 10 फुट। आम आदमी को परेशानी है, रास्ते में मिट्टी धूल सब परेशान है। बच्चा कोई गिर जाएगा तो उसका या फिर ये खड्डा खुला है तो गऊ और बच्चा को नुकसान हो जाएगा ना, बाद में इसको खतरा है और मकानों का भी खतरा है, नीचे से पानी निकल रहा है। ये खड्डे में सीवर का और पानी की दोनों समस्याएं हैं सर। दरखास्त दे ली, प्रशासन के नॉलेज में ला दिया, कोई केयर नहीं हो रहे। डीसी साहब के भी दरखास्त लगा रखी है, तब थोड़े हलचल में आए ये, लेकिन करता कोई नहीं। इसको आओ और चले जाएँ सुन के नहीं। तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है क्षेत्रवासियों को? ये सर खड्डा बढ़ता है, 10 बाई 10 से ऊपर का हो गया है और ये गहरा हो गया। इसमें मकानों को, इसको ट्रांसफार्मर को, और कोई गाड़ी घोड़ा गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए इसके अंदर तो फिर मुश्किल हो जाएगी बहुत। और हमारे गंदा पानी जाता है सर पीने का, ये गंदगी का सीवर पानी इसमें आके और फिर पीने वाला पानी गंदा। हमारी दुकान के सामने बिल्कुल बहुत गहरा खड्डा है, उससे सारी दुकानों में मट्टी होती रहती है, आने जाने वालों को परेशानी है। तो प्रशासन वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। विद्यार्थियों को दाखिलों से संबंधित सभी जानकारियां करवाई जाएगी, उनके फ़ोन पर उपलब्ध नहीं काटने पड़ेंगे इस संबंध में कॉलेज के चक्कर। यह कहना है राजीव गांधी महिला महाविद्यालय की एडमिशन नोडल ऑफिसर प्रोफेसर रेखा शर्मा का। उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट समायोजन के बाद अब विद्यार्थियों की ओपन काउंसलिंग की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसमें अब कॉलेजों ने ओपन काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने सूचना जारी की है कि फिजिकल काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों को बार बार कॉलेजों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों को फ़ोन पर ही दाखिले की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी तथा उसके बाद लिस्ट में नाम आने पर विद्यार्थियों को ऑनलाइन फीस जमा करवाकर अपना दाखिला पक्का करवाना होगा। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से नोडल ऑफिसर रेखा शर्मा। फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट है। जो 8 तारीख तक फॉर्म भरे गए थे उसमें से जो हमने लिस्ट लगाई वो 20 बच्चों की लिस्ट थी। उसका एक कारण ये रहा क्योंकि खाली सीटें 134 थी और 20 की लिस्ट हमने इसलिए लगाई क्योंकि बच्चों ने जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन भर रखे थे उसमें हमारे पास लेफ्ट ओवर कम्बिनेशन की सीटें नहीं थी। तो एक बात तो ये कि बच्चों से हम ये कहेंगे कि जो लेफ्ट ओवर सीट्स कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं उसमें वो अपना फिलअप करें। बाहर हमने नोटिस बोर्ड के ऊपर लिस्ट लगा रखी है, जो भी हमारे पास लिस्ट हैं, जितनी भी खाली सीटें हैं BA की, BCom की, BSc नॉन मेडिकल और BCA की। इसके साथ ही जो आज फिजिकल काउंसलिंग चलने लग रही है वो हमारी 20 सीटें छोड़कर 134 में से उसके लिए चलने लग रही हैं, और साथ ही हमारी अन्य BCom, BSc और BCA की काउंसलिंग चलने लगी है। काउंसलिंग में जो BA की सीट वैकेंट हैं आज के लिए वो हैं ऑल इंडिया की 1, EWS ऑल इंडिया 4, हरियाणा जनरल की हमारे पास 3 सीटें हैं, BSc की हमारे पास 22 सीटें हैं, SC की सीट हमारे पास अब कोई नहीं है, BCA की 10, BCB की 35 और EWS की 27 और DA की ये हमारे पास 16 सीटें हैं।
अब ये जो काउंसलिंग आज चलने लगी है इसकी हम कल से प्रेफर करेंगे ताकि बच्चे के पास 24 घंटे मिल जाते हैं फीस भरने के लिए। उसके बाद हर रोज़ की काउंसलिंग हर रोज़ चलेगी और बच्चा जो है वो अपना फॉर्म एडिट करके हर रोज़ लेकर आएगा, क्योंकि आज जो फॉर्म जमा करा के जाएगा आज के बाद वो मान्य नहीं है। तो अगर उसका एडमिशन नहीं होता है तो अपना एडिट करके फॉर्म लेके आए और जो लेफ्ट ओवर सीटें बचती हैं उसकी बाहर लिस्ट लगी हुई है कॉलेज में, तो वो देख के उन कॉम्बिनेशंस को भर के लिखे। सोमवार को भिवानी नगर परिषद के समस्त ठेका प्रथा कर्मचारियों व कच्चे कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने, ईएसआई व पीएफ की सुविधा लागू करने इत्यादि को लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने भिवानी के उपायुक्त को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय में समस्त ठेका प्रथा कर्मचारियों द्वारा अपनी वेतन से संबंधित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया व जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। उनका कहना था कि पिछले कई सालों से उनका ईएसआई और पीएफ नहीं काटा जा रहा, जबकि सरकारी कोई भी ठेका हो उसमें 10 कर्मचारियों के लगाने पर पीएफ ईएसआई अनिवार्य है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मिलने वाला वेतन बहुत कम है, जिससे उनका गुजर बसर भी नहीं चल पाता। अतः उन्होंने सरकार से उनके वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। हमारी मांग है जी, हमारा पीएफ ईएसआई लागू होना चाहिए। हमारी कमेटी की जो काम हम नगर परिषद की साइड से कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो हमारी सदस्यता बढ़नी चाहिए और हमारी सैलरी जो है ना बिल्कुल कम दी जा रही है, हमारी सैलरी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं ये, और आपकी मीडिया के माध्यम से हम ये सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और डीसी साहब से भी तक भी ये आपकी मीडिया के द्वारा हम हमारी बात को पहुंचाना चाहते हैं। क्या मांगे है? हमारी मांगे, हमारा ईएसआई पीएफ अभी तक लागू नहीं किया गया, 5 साल से काम करते जा रहे हैं हम, और कोई किसी को 7-8 साल भी हो गए, किसी को 10 साल भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा ईएसआई पीएफ लागू नहीं किया गया। पीएफ ईएसआई लागू नहीं किया गया है, न हमारे को नगर परिषद की सदस्यता दी गई है। कल को हमारे को रोड पर काम करते कोई भी चोट लग जाए तो हमारा इलाज भी हम मतलब फ्री नहीं करवा सकते। सरकारी हॉस्पिटल में तो आजकल देखा वाली पता है कैसी हो रही है। मांगे पूरी 5 साल हो गए हमने लगे ना, मारुति 6.5 ई भी है, बिजनेस है 7,500 रुपये करे हैं, लेकिन हमने 5 साल हो गए लगे ना, हमारा कुछ भी नहीं बना अभी तक, ना कोई रिकॉर्ड ना कोई और। वैसे हमने इस समय धक्का मजदूरी में मैंने काम करवा रहे हैं और ज़बरदस्ती भी करे हैं, ज़बरदस्ती भी धक्का तो पकड़ के कहते मैं इतना हटा दूँगा, डर दे। हमने सोचा चलो रोजगार से कभी बनेगा हमारा अब तक कुछ नहीं बना है जी। ये मेरे और हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है और अब कंपनी आने वाली है तो ठेकेदार साहब ये कह रहे हैं कि हम कोई अनुभव बना के नहीं देंगे और नहीं हमको सैलरी बढ़ाएंगे, आपने जो पढ़ा हो कर दिए। तो सर इस बात को लेके हम डीसी को काम देने के लिए आए हैं और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा भी कोई कार्ड बनवाएं और हमें भी थोड़ा रोजगार मिले। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कुलभूषण शर्मा ने सोमवार को भिवानी पहुंचकर हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह से मुलाकात की। निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच समानता के संबंध स्थापित करने व अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष को सौंपा। सोमवार को फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कुलभूषण शर्मा ने बताया कि हमारा संकल्प भेदभाव रहित शिक्षित भारत करना है। उन्होंने निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच समानता के संबंध में आज शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी मांग थी कि निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच में समानता के संबंध में सभी छात्रों को निकट के परीक्षा केंद्र उपलब्ध करवाए जाएं। अधिकांश समय यह देखा गया है कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए परीक्षा केंद्रों का आवंटन उनके शहरों के करीब होता है और इसके विपरीत निजी स्कूलों के छात्रों को उनके परीक्षा केंद्र उनके स्थान से दूर मिलते हैं। हरियाणा सरकार के अनुसार सभी के लिए समानता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ छात्रों के लिए भी सम्मान होना चाहिए और परीक्षा केंद्रों का आवंटन उनके शहरों के स्थानों के करीब होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का हल करेंगे और सबको समान अवसर देकर न्याय देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा बोर्ड में निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों की तैनाती मिड लाइफ और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए होनी चाहिए ताकि कोई भी नीति बनाते समय वे सभी की भलाई के लिए सरकार के सामने अपना विचार प्रस्तुत कर सके और अपना योगदान दे सकें। वो भेदभाव रहित हो। हमारा एक नारा है पूरे फेडरेशन का और राष्ट्रीय स्तर पर नीसा का, भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली और भेदभाव रहित परीक्षा प्रणाली। क्योंकि जो शिक्षा है इस पे सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है शिक्षा में वो है बच्चे चाहे सरकारी के हो चाहे प्राइवेट के। 2 तरह
के स्कूलों से बच्चे जो है परीक्षा में और शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हमारा ये नारा है कि इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए और समान ही परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। और जो बोर्ड की फीस भी है वो समान रूप से होनी चाहिए। सपोज़ कर लो बोर्ड में जो फीसिस ली जाती हैं, जो हमें ज्ञात हुआ है वो सारी प्राइवेट स्कूलों से ली जाती हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों से बहुत ही कम रेवेन्यू अगर आता होगा तो बहुत कम रेवेन्यू आता है, जबकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी इस प्रदेश के हैं और जो है सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस प्रदेश के हैं। जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की और अभिभावकों की। प्राइवेट स्कूल में अभिभावक के रोल में सरकार खड़ी है उनके साथ, सरकार उनको आर्थिक मदद करती है और वो पैसा भी जो है वो हम सब के टैक्सेस से जाता है। ये नहीं कि सरकार के पास कोई अपना एक ऐसा आर्थिक तंत्र है जिससे कोई नोट बिजली के मशीन से निकलते, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर भी जो हम टैक्सेस देते हैं उसी से जो पैसा मिलता है वो सरकार जो है वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए या नागरिक के वेलफेयर पे खर्च करती है। तो हमने कई मुद्दे जो है वो चेयरमैन साहब से उठाए। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा था परीक्षा केंद्रों को लेकर, जो हम हर बार जो है उसका नुकसान प्राइवेट स्कूलों को झेलना पड़ता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों पर जो सेंटर मिलते हैं वो बहुत दूर दूर मिल जाते हैं, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। इसको बंद कर दिया गया था। पूर्व की सरकार SC BC और हैंडीकैप की जो फीस है वो सरकार भरती थी, वो बच्चों को नहीं देनी पड़ती थी। तो हमने मांग की कि पूर्व की भांति इनकी फीस SC BC बच्चों की और जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनकी जो है माफ़ की जाए और उसकी भरपाई सरकार करे। सरकार सक्षम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड भी सक्षम है, बोर्ड के पास भी बहुत सारा रिजर्व है, तो वो अपने रिजर्व से भी उन बच्चों की फीस की भरपाई कर सकती है। कोई अतिरिक्त बोझ जो है वो स्कूल्स पे डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मांग भी हमने जो है चेयरमैन साहब को दी है। तो उनको हमने कहा है कि इस मांग को जो है वो सरकार तक हमारी पहुंचाए और इसको मनवाए। एक हमने कहा कि 1-1 लाख रुपए जो फाइन लगा है स्कूलों पर, ये अनिश्चित है, क्योंकि 1 लाख रुपए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।